प्यारे विद्यार्थियों, अपने आज के व्याख्यान में मैं बात करूंगा जल प्रदूषण अर्थात वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन का जहां तक संबंध है तो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। जल के तीन घटक कौन से हैं? फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा घटक क्या है? केमिकल है, और तीसरा कंपोनेंट है इसका बायोलॉजिकल, अर्थात भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक। यही तीन घटक वातावरण के भी होते हैं, और चूंकि जल भी क्या है, वातावरण का पार्ट है, तो यही तीन घटक जल में भी होंगे। कौन है वो? भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक। तो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। ये जल प्रदूषण कुछ कारणों से होता है। जो कारण है उन्हीं को क्या कहा जाता है? काजेस कहा जाता है। जिन कारणों से जल प्रदूषण होता है वह क्या कहलाते हैं? काजेस ऑफ जल प्रदूषण, अर्थात जल प्रदूषण के कारण कहलाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन से कारण है जिनके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला कारण उभर के सामने आया है वो है सीवेज पोल्यूशन। सीवेज पोल्यूशन, सीवेज में वह सारी चीजें आ जाती जिसमें हमारे घर के जो चीजें होती हैं जिन्हें हम बाहर नालों या नालियों में बहा देते हैं, वो सब इसमें आती हैं। जैसे टॉयलेट से निकलने वाले चीजें, गंदी नालियां, गंदे नाले यानी बजबजाते हुए नाले या नालियां, ये सब क्या है? सीवेज पोल्यूशन है। और जब नदियों में मिलते हैं ये नाले, पहले तो नालियों के माध्यम से सीवेज पोल्यूशन कहां जाता है? बड़े नालों में जाता है, और ये नाले कहां? नदियों में जाके गिरते हैं। इनके द्वारा हमारी नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, और नदियों के थ्रू ये पोल्यूशन फिर प्रवाहित होते होते कहां जाके? समंदर में मिलता है, और वहां भी प्रदूषण उत्पन्न करता है। आज सीवेज पोल्यूशन के कारण ही प्रयागराज में गंगा का जल बहुत प्रदूषित हो गया है। यमुना गंदे नाले में प्रदूषित हो गई। आगरा के आसपास यमुना जो है एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। यमुना का जल इतना गंदा हो गया है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। बैक्टीरिया मतलब कीड़े, यानी जल में रहने वाले बजबजाती नाली में जो कीड़े होते हैं, उस तरह के कीड़े आपको यमुना के उसमें पानी में देखा जा सकता है। इनसे निकलने वाली कुछ सहायक नदियां हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, जिनको लोकल रिवर्स कहा जाता है। ये पानी उनमें प्रवाहित होने के कारण वो भी बहुत कह सकते हैं कि अपने पोल्यूशन की उच्चतम सीमा पर पहुंच गई है। जैसे गोमती रिवर के बारे में कहा जाता है। गोमती रिवर एक तरह से एक सूचक स्तर तक पहुंच गई है, मतलब पोल्यूशन का सर्वोच्च स्तर। जैसे मरुस्थल होता है, मृदा को प्रभावित करता है, मृदा को अनुर्वर बना देता है, उसी तरह से जल प्रदूषण में अगर उच्चतम लेवल पहुंच जाता है, जैसे गोमती रिवर के बारे में कहा जाता है कि मृत प्राय नदी बन गई है। समझो ना, कुछ क्षेत्रों में इतना ज्यादा इसमें पोल्यूशन हो गया है, इसे क्या माना जाने लगा है? मृत प्राय नदी माना गया है। ऐसे और कई नदियां हैं। तो लोकल नदियों में जब सीवेज पहुंचता है तो इसके कारण क्या है? वहां का बीओडी जिसको कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कम होने लगता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। और अगर इनमें कहीं पेस्टिसाइड आदि मिले हों तो इसके कारण मछलियां और समुद्री जो, या कह सकते हैं जो तालाब के या स्वच्छ जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उन्हें सांस लेने में समस्या आने लगती है। आपने देखा होगा कभी कभी नदियों में मछलियां आदि ऊपर आकर के इस तरह से तैरने लगती हैं जैसे लगता है कि वो पानी में रहना नहीं चाहती हैं। लोग जाकर के हाथों से उनको पकड़ लेते हैं। उसका कारण जानते हो क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कम हो जाना। इन सीवेज पोल्यूशन के कारण, और इनमें अगर कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्रोत मौजूद है, कुछ मिला हुआ है, इसके कारण पानी जो है
पीने की बात छोड़िए, उसमें हाथ धुलने लायक भी नहीं होता है। इसके कारण वहां क्या होता है, मछलियां जो उसमें रहती हैं, जो जलीय जीव हैं, उन्हें श्वसन में समस्या होने लगती है, वो सांस नहीं ले पाती, जिसके लिए ऊपर आ जाती हैं, जल की ऊपरी सतह पे आ जाती हैं और क्या होती है, छटपटाने लगती है एक तरह से। ऐसी मछलियों को तड़पते देखा जा सकता है जल की ऊपरी सतह पे, जिसको मछुआरे लोग क्या करते हैं, पकड़ के बोरे आदि में भर करके ले जाके बेच देते हैं। जबकि ऐसी मछलियां क्या होती हैं, एकदम पॉल्यूशन की उच्च सीमा तक होती हैं, खाने लायक नहीं होती, लेकिन इनको मार्केट में बेच दिया जाता है और इसको कंज्यूम करने वाले खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीवेज पोल्यूशन आज एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सीवेज में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया या पैथोजन होते हैं जो हमें बीमारियां फैलाते हैं। इन्हीं नदियों से शहरों में सप्लाई की जाती है पानी की, लोग इसी के पानी, इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर रहते हैं। जब इन पानी में बैक्टीरिया का उच्चतम स्तर पहुंच जाता है तो पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन मजबूरी में लोग, शहरों के लोग कर भी क्या सकते हैं, उनको पानी इसी को प्यूरिफाई करके दिया जाता है, और किसी कारण से अगर इसमें मिलावट हो गई पानी में, तो ऐसे लोग तमाम गंभीर बीमारियों में, जैसे तपेदिक इसमें है, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियां, ऐसे अनेक प्रकार के पैथोजन हैं जो इन सीवेज से युक्त पानी में होते हैं। क्योंकि घर का इसमें टॉयलेट आदि जो है, जो शहरों का होता है, इन्हीं नालियों के द्वारा नालों में बहा दिया जाए, नालों के द्वारा इन नदियों में ले जाके डंप किया जाता है। कहने को तो यहाँ बायो जो है प्लांट लगाए गए हैं, इनको, जिसको कह सकते हैं कि इनके कचरे को रिमूव कर देते हैं, उनको शुद्धिकरण करें, बायो प्यूरिफाइड प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि कुछ नाले ही उसमें जाके गिर पाते हैं, बाकी नाले सीधे जाकर के नदियों में ही गिरते हैं। मतलब शहर में हजारों की संख्या में नाले हैं, और जो बायो इसको रिफाइनिंग प्लांट लगाए गए हैं वो कुछ ही जगहों पे लगाएंगे, 2-4 ही लगाएंगे इस तरह से, और जिनमें कुछ ही 2-4 नाले आके गिरते हैं, और उसी में मान लिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि ये लगा दिए गए हैं और इसके कारण जो है प्रदूषण में कमी आई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे हजारों की संख्या में नाले हमने देखा है प्रयागराज जैसे उसमें, जो जाकर के सीधे सीधे गंगा नदी में डंप कर दिए जाते हैं, गिरते हैं। उसके इसीलिए जो है नदियों का जो पोल्यूशन लेवल है वो सही नहीं हो पा रहा है, समझे ना। तो सीवेज एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन का स्रोत है, इसके कारण जल में अनेक प्रकार के खतरनाक पैथोजन आ जाते हैं, और जब यही पैथोजन से युक्त पानी इंसान पीता है या जानवर पीते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। किसी जमाने में ऐसा माना जाता था, या आज भी है, पहले जो है मेडिकल में क्वेश्चन आया था कि गंगा जल में कीटाणु क्यों नहीं उत्पन्न होते। ठीक है, एक समय था कि गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता था कि इसमें कीटाणु उत्पन्न नहीं हो सकते, लेकिन इस सीवेज पोल्यूशन के कारण आज स्थितियां बदल गई हैं। इसमें गंगा का जल अब भी आप ले आइए, उसमें रख दीजिए, होता है, लेकिन सीवेज पोल्यूशन ने उसको पूरी तरह से दूषित कर दिया। विशेष करके कानपुर के आसपास आने पर गंगा ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। गंगा अगर आप उसकी स्वच्छता देखना है तो आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के उधर ऋषिकेश साइड में ये गंगा जो है आपको साफ सुथरी मिले, लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है, अनेक नदी नाले इसमें आके मिलते हैं, सहायक नदियां नालों के लेकर के आके मिल जाती हैं, कुछ फैक्ट्रियों के कचरे आके इसमें मिल जाते हैं, जिनका भी हम यहाँ चर्चा करेंगे आगे इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तरफ सीवेज इसको प्रदूषित कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कानपुर में चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, उनमें खतरनाक रसायनों का यूज होता है। इन खतरनाक रसायनों में मरकरी, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, ठीक है, कुछ कभी कभी कुछ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं, उनको ला करके क्या हुआ, इन नदियों में डंप कर दिया जाता है, और जिसके कारण ये जल विषाक्त हो जाता है पूरी तरह से। इस जल को पीने तो दूर, अगर इसको कोई नहा ले तो क्या हो सकता है, चर्म रोग हो जाता है उसको। ठीक है, तो इस लेवल तक ये विषाक्त हो गया। इन्हीं इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण ही इसमें मरकरी के भी अवशेष होते हैं, समझे ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में गिराए जाने के कारण नदियां सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। इसी तरह का कुछ मामला 1970 में जापान में देखा गया, मिनीमाटा की खाड़ी में। ठीक है, मिनीमाटा एक क्षेत्र है वहां का, मिनीमाटा की खाड़ी है जो 3 ओर समंदर से जुड़ी है और एक और लैंड एरिया। खाड़ी वही रहता है जो 3 ओर
मतलब दोनों साइड से समंदर हो, त्रिकोण बना रहा हो और बीच में क्या हो, लैंड एरिया हो। तो उस मिनीमाटा की खाड़ी में एक रहस्यमय बीमारी देखी गई। चूंकि यह बीमारी मिनीमाटा की खाड़ी में रहने वालों के साथ थी, जो मिनीमाटा की खाड़ी से आई हुई मछलियों का सेवन कर रहे थे, उनमें बीमारी देखी गई। तो इसलिए इसको, इस बीमारी का नाम क्या रख दिया गया, मिनीमाटा रोग रख दिया गया। समझ रहे ना। अब ये बीमारी उन्हीं लोगों को हो रही थी जो मिनीमाटा की खाड़ी से आई हुई मछलियों का सेवन कर रहे थे। जब ये बीमारी व्यापक तौर पे वहां के लोगों को हो गई, जिसके कारण उनमें नर्वस डिसऑर्डर हो गया, बहुत सारे लोग पागलपन के शिकार हुए, कुछ लोगों का मतलब अंगुलियां ऐसे विशेष तरह से ऐसे ऐड जा रही थी, कुछ खास तरह के बदलाव देखे गए उनके शरीर में। तो जापान सरकार ने इसको स्टडी करने का निर्णय लिया, जांच टीम बैठाई और जांच टीम ने जो रिपोर्ट भेजी वो चौंकाने वाली थी। दरअसल उस मिनीमाटा की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पेस्टिसाइड बनाए जाते थे, पेस्टिसाइड बनाने वाले कारखाने थे, और उन पेस्टिसाइड में मरकरी का यूज होता था। मरकरी आप जानते हैं एक जहर है। मरकरी का यूज कई जगहों पे होता है, कई संसाधनों में होता है। पेस्टिसाइड बनाने में भी मरकरी का यूज होता है। मरकरी पॉइजनिंग एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो मरकरी चूंकि से इंसेक्टिसाइड बनते थे, पेस्टिसाइड बनते थे, और उसका जो कचरा होता था उसी मिनीमाटा की खाड़ी में ले जाकर डंप किया जाता था। ठीक है। उस कचरे में जो पारे के तत्व थे उनको वहां की वनस्पतियों ने अवशोषित कर लिया। जो शैवाल थे उसमें, समुद्री शैवाल, उन्होंने अवशोषित कर लिया। जब इन समुद्री शैवालों को मछलियों ने खाया, ये पारा कहां पहुंच गया, मछलियों में पहुंच गया। ठीक है। यानी मछलियां क्या हो गई, पारे को अपने अंदर स्टोर कर ले गई, क्योंकि जिन वनस्पतियों को खा रही थी उनमें क्या था, पारा था, पारा वनस्पति ने अवशोषित किया था। अब जब मछलियां मार्केट में सप्लाई की गई, तो जिन जिन लोगों ने इन मछलियों को खाया, एक आदमी ने कई मछलियां खाया होगा ना, तो जिसके कारण पारा मछलियों से होता हुआ इंसानों तक पहुंच गया और उनमें गंभीर बीमारियों का कारण बना। जिस बीमारी को, क्योंकि वो रहस्यमय बीमारी थी, इसके पहले कभी देखी नहीं गई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या दिया गया, मिनीमाटा क्षेत्र के नाम पर मिनीमाटा डिजीज कहा गया। तो मिनीमाटा रोग किससे संबंधित है, पारे से संबंधित है। उसमें पूछा जाता है कि मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, तो मरकरी पॉइजनिंग के कारण, यानी मरकरी के पोल्यूशन के कारण होता है। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके पीछे असल वजह यही थी। इसी क्रिया को, क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा, ठीक है, जो प्रदूषित तत्व है इनकी मात्रा ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ती जाती है। मरकरी में भी यही हुआ था। वनस्पतियों ने थोड़ा थोड़ा मरकरी अवशोषित किया, जैसे शैवाल है उसे थोड़ा सा किया होगा, और एक मछली ने कई शैवालों को खाया होगा, तो मछली के अंदर पारे की मात्रा ज्यादा हुई। और एक इंसान ने कई मछलियों को खाया हुआ, तो मान लीजिए उसने 4 मछलियां खाई, तो 4 मछलियों में जितना जितना पारा, मान लीजिए एक मछली में 1 ग्राम पारा है, ये हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन समझने के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा। तो 1 ग्राम पारा है, तो 4 मछलियों में कितना हुआ, 4 ग्राम पारा हुआ। इंसान ने 4 मछलियां खा के 4 ग्राम पारा अकेले ले लिया ना। तो मछलियों में तो जो इसका प्रभाव रहा होगा, लेकिन इंसान में जब हो गया तो और ज्यादा प्रभावशाली हो गया। तो कहने का मतलब, जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी मात्रा ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाती है। विज्ञान में इसी को क्या कहा जाता है, बायो मैग्निफिकेशन, अर्थात जैविक आवर्धन कहा जाता है। यानी पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों की मात्रा पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता को कम मिलेगा, कम पेस्टिसाइड पहुंचेंगे, यानी पौधे थोड़ा कम मात्रा में अवशोषित, पौधे थोड़ा सा अवशोषित करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, शाकाहारी जीव, कई पौधों को खाएगा, जिसके कारण कई पौधे के जो पेस्टिसाइड है उसमें जाएंगे। मांसाहारी मान लिया ऐसे कई शाकाहारियों को खा गया, तो जितने शाकाहारियों का उसके जो पेस्टिसाइड है उसमें जाएंगे। तो इंसान चूंकि फूड चेन में टॉप पे है ना, वनस्पतियां भी खाता है, जीव जंतुओं को भी खाता है, तो जिन वनस्पतियों को या जीव जंतुओं को खाया, अगर उनमें पारे के पेस्टिसाइड के अंश है, तो इंसान तक पहुंचते पहुंचते और ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं ना। यही हुआ कि मछलियों ने, जैसे पेड़ पौधे, वहां जो वनस्पतियां थी उन्हें थोड़ा थोड़ा मरकरी अवशोषित किया, मछलियों ने कई पेड़ पौधों को खाया होगा ना, जो वहां काई और जो शैवाल उगे थे उनको खाया, तो मछलियों में इनकी ज्यादा मात्रा में पहुंची। इंसान ने कई मछलियों को खा लिया, जो वहां रहने वाले लोग थे, तो कई मछलियों में जितना पारे का अवशेष रहा होगा सब एक इंसान में पहुंच गया ना। तो चूंकि पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ कीटनाशकों की मात्रा बढ़ती जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान की भाषा में बायो मैग्निफिकेशन, अर्थात जैविक आवर्धन कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन। और
विज्ञान की इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं इसको, बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में अगर मरकरी है तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, जिसमें जैसे मरकरी पॉइजनिंग हो जाएगी, इसको मिनीमाटा रोग हो सकता है। अगर इसमें कैडमियम है तो इटाई रोग हो सकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो पानी जिससे प्रदूषित होगा उसी का इफेक्ट इंसान में। जैसे इस समय फ्लोराइड का पॉल्यूशन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है। हमारा जो जलीय स्रोत है फ्लोराइड पॉल्यूशन से युक्त हो गया है। लगभग ऐसा पानी जो बहुत कम गहराई से प्राप्त किया जाता है उसमें ज्यादातर में क्या होता है, फ्लोराइड पॉल्यूशन होता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन के कारण हमारी हड्डियां गलने लगती हैं, दांतों का क्षरण होने लगता है, हड्डियों का क्षरण होने लगता है और इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस रोग से प्रभावित महिलाएं हैं। अमूमन 36 साल के बाद ये बीमारी लोगों में ज्यादा देखी गई है, महिलाओं में विशेष करके, क्योंकि महिलाएं अपने पोषण का ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, उनकी हड्डियों का क्षरण शुरू हो जाता है। और ऐसे पेशेंट की पहचान है कि जहां गिरते हैं, अगर थोड़ा भी गिर गए, कहीं गिर पड़ गए तो हड्डियां इनकी तुरंत ब्रेक हो जाती है, क्योंकि हड्डियां भंगुर हो जाती है। हड्डियों का जो मटेरियल होता है धीरे धीरे करके उसमें कैल्शियम रिमूव होने लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आज जल प्रदूषण के कारण ही फ्लोरोसिस नामक बीमारी, और जिसका परिणाम अंत में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये देखी जा रही है। ऐसे जैसे कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, जहां चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, जहां आर्सेनिक जैसे रसायनों का यूज होता है, यहां पानी में आर्सेनिक की अशुद्धियां देखी गई। आर्सेनिक युक्त अगर पानी, आर्सेनिक वैसे भी हमारी मिट्टी का एक तत्व है, पाया जाता है और जहरीला होता है, इसे किंग ऑफ पॉइजन कहा जाता है, जहर का राजा कहा जाता है। ज्यादा मात्रा में अगर कोई एक रत्ती आर्सेनिक अगर निगल ले तो उसके नाक और मुंह से खून आने लगेगा और मर जाएगा। ठीक है, एक रत्ती की मात्रा अगर एक गिलास दूध में डाल दी जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी, इतना जहरीला होता है। तो इस मरकरी का भी क्या है, पॉल्यूशन देखा गया है गंगा के तराई क्षेत्रों में, और इसके कारण लोगों में अनेक बीमारियां, ब्लैक फुट डिजीज या ऐसी कई बीमारियां देखी गई जिनसे लोगों को पैरालिसिस हो जा रहा है। ठीक है, तो आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी पीने योग्य जल की है। ठीक है, अगर जल 100 फीट के नीचे की गहराई, कम गहराई का है, तो इसमें ज्यादा संभावना है कि फ्लोराइड युक्त हो सकता है या आर्सेनिक युक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए, और उसका कारण क्या है, इनके आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है, इनका जो कचरा होता है मृदा में मिल करके मृदा को प्रदूषित करता है, वहां की वनस्पतियां इसको अवशोषित करती है और कुछ रिस्क करके अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है और वाटर को पूरी तरह प्रदूषित कर देता है। ठीक है, इसके बाद है सिल्टिंग, एक हम बता रहे थे यहां सिल्टिंग में क्या होता है कि ऐसा देखा जाता है कुछ मछलियां अगर नदियों में गाद ज्यादा जमा हो जाए, ज्यादा सिल्ट जमा हो जाए तो अंडे नहीं देती, विशेष करके साल्मन मछली। ठीक है, तो इसके कारण सिल्टिंग भी आज एक बड़ी समस्या है कि नदियों की जो गहराई है कम होती जा रही है, नदियां कहीं से मटेरियल लाके कहीं जाके जमा कर देती हैं, और इस सिल्टिंग में बहुत सारे जलीय जीव जंतु है जो अंडे नहीं दे पाते हैं, जिसमें मछलियों में हमने एक उदाहरण साल्मन का दिया। तो सिल्टिंग के कारण अंडे नहीं दे पाती, तो इसके कारण साल्मन नदियों से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ठीक है, ऐसी नदियां जहां सिल्टिंग ज्यादा है वहां साल्मन समाप्त प्राय हो गई है। बायो पॉल्यूटेंट, ऐसे मैंने बताया ना कि जो बजबजाती नालियां होती, इस पर हमने चर्चा किया सीवेज में। एक इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें तपेदिक हैजा, डिसेंट्री इस तरह की अनेक बीमारियां फैलाते हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं। तो चूंकि पूरा वाटर ही इन्फेक्टेड होता है, बैक्टीरिया से भरपूर होता है, तो अगर किसी कारण से अगर किसी ने इसको किसी माध्यम से चला जाता है शरीर के अंदर, तो क्या करता है, इसमें खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं और उनसे संबंधित, उन बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां इंसान को हो जाती है। अगर कोई जानवर इस पानी को पी लेता है तो उस जानवर भी क्या हो जाती है, वो बीमारियां देखी गई हैं। अब आते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बड़ा कॉमन है, ये नदियों में, झीलों में या आसपास के जो पॉन्ड्स है, तालाब है, वहां क्या करते हैं लोग, कपड़ा आदि धुलते हैं, या कभी कभी अपने जो घर में जो बाथरूम होता है वहां भी कपड़े आदि धुलते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। नहाने में, कपड़े धुलने में, साफ सफाई में जो चीजें आप यूज करते हो वो क्या होते हैं, उनमें उनके कारण क्या होता है, जब ये सब बह करके कहां जाता है, नालियों के थ्रू ऐसे जगहों पर, नदियों में जाता है या तालाबों में जाता है,
आसपास के जो तालाब होते हैं, अगर उसमें इसकी सप्लाई, आप वहां कपड़े आदि धुल रहे हो ना, तो इसके कारण ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की इसमें अधिकता हो जाती है, यानी उस तालाब के में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की अधिकता के कारण क्या होता है, वहां एल्गल ब्लूम की स्थिति देखी जाती है। यानी वनस्पतियां बहुत तेजी से ग्रो करती है पहले, फिर बाद में वो डेड होने लगती हैं और फिर सड़ करके पूरा तालाब को गंदा कर देती है। यानी तालाब का पानी ना तो पीने लायक रहता है ना नहाने लायक रह जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, यूट्राफिकेशन कहलाती है, सुपोषण की स्थिति। यानी झीलों, तालाबों और नदियों में, नदियां तो बहती रहती है लेकिन झील हुआ, तालाब हुआ, जिनका जल स्थिर होता है, उसमें एल्गल ब्लूम के कारण पूरा पानी सड़ने लगता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और ये पानी जीव जंतुओं के उपयोग के लायक नहीं रहता, क्योंकि इसमें शैवाल पहले तो तेजी से बढ़ते हैं, फिर उनके लिए पोषण की समस्या आती है, भाई उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है लाइट को लेकर के, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, उसी में मरने सड़ने लगते हैं, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां आदि जलीय जीव भी क्या होता है, मरने लगते हैं उन्हीं के साथ साथ। ठीक है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन कहलाती है। इसी तरह से हम अपनी फसलों में जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ये अगर जल के संपर्क में आ जाता है तो पूरा का पूरा जल विषाक्त हो जाता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के कारण अगर ऐसा जल हम ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, आज दुनिया में जो कैंसर सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और विशेष करके भारतीयों में ज्यादा तेजी से, उसके पीछे क्या है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है। चाहे हवा के माध्यम से पेड़ पौधे की जड़ों तक जाए, मृदा प्रदूषण करें, या फिर जल प्रदूषण करें, किसी न किसी माध्यम से इंसान में पहुंच रहे हैं। जलीय पेड़ पौधे यानी जलीय पौधे हैं जो जल में, हम सोचते हैं कि जलीय, जैसे आप एक जलीय पौधा होता है जिसका लोग सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गांव में उसको करेमुआ कहा जाता है। ठीक है, अगर वो तालाब प्रदूषित है, इस तरह का है, इंसेक्टिसाइड से युक्त है, उसमें इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, क्या वो ऐसा पौधा सुरक्षित हो सकता है? वो ऐसे पॉल्यूटेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और आप तो सोच रहे हैं जलीय पौधा है, बहुत बढ़िया, पेस्टिसाइड मुक्त होगा, जबकि वो क्या है, पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। ऐसे तमाम सब्जियां और फल जो आ रहे हैं क्या पेस्टिसाइड युक्त है, क्योंकि जल प्रदूषित होने के कारण आप जो पौधे को पानी दे रहे हैं ना, वहां मिट्टी में क्या है, पहले से ही पता चला पेस्टिसाइड पड़ा था, आपने जल दे दिया, तो और ज्यादा पौधे उसको अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अच्छे से। और कहीं ये पेस्टिसाइड युक्त पानी किसी ने पी लिया तो इसमें कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं उनको। आमाशय का कैंसर हो जाएगा, आंतों का कैंसर हो जाएगा, जहां ये मटेरियल जाके इकट्ठा होगा वहां क्या करेगा, कैंसर उत्पन्न करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर डिस्पोजल, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनसे अनेक प्रकार के कचरे, नाभिकीय कचरे निकलते हैं। इनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्टील के कंटेनरों में भर करके समुद्र में ले जाकर के डंप कर दिया जाता है। और कभी किसी दुर्घटनावश अगर ये टैंक क्या होते हैं, फट जाते हैं, डिस्पोजल जो हुआ है, तो इसके कारण रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है पूरे समुद्री क्षेत्र में, और इससे भी वहां की जो जलीय जीव होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। समझ ना, उन जीवों में भी क्या होता है, कैंसर के लक्षण देखे जाते, कैंसर हो जाता है बहुत सारे जलीय जीवों को, या वैसे भी पानी विषाक्त हो जाता है और उसके कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, अगर इंसान भी इनकी चपेट में आता है तो इंसानों में भी कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। इसके बाद ऑयल पॉल्यूशन, ये पूरे समुद्रों में आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ऑयल पोल्यूशन कब होता है, जैसे दो शिप ऑयल टैंकर हैं, यानी ऑयल से लदे हुए हैं, और इनमें कभी कभी दुर्घटनावश क्या होता है, टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के कारण ये पूरा का पूरा इनका जो तेल होता है समुद्र में फैल जाता है। इससे समुद्री जीवों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जो ऑयल होता है इस श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, जो समुद्री जीव है उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और इसके कारण उनकी मृत्यु होने लगती है। 1992 में खाड़ी युद्ध में देखा गया कि अमेरिका ने जब इराक पे हमला किया था तो इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, कई हजार टन जो है तेल को समुद्र में फेंकवा दिया था ताकि दुश्मन उसका उस क्षेत्र का यूज ना कर सके, तेलों के कारण उस पानी को फिल्टर ना कर सके। बावजूद इसके अमेरिका ने उस पानी को फिल्टर किया था और उस तेल को इकट्ठा किया था, लेकिन उसके कारण पूरी जलीय जीव संपदा वहां की जो थी उसको बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। समझ रहे ना, तो ऐसी दुर्घटनावश हो, रिसा हो, या जानबूझ करके भी अगर ऑयल पोल्यूशन किया जाता है समंदर में तो समुद्री जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। उनका दम घुटने के कारण सांस श्वसन क्रिया बाधित होती है और उनकी मृत्यु होने लगती है। ठीक है,
तो ये है पूरा मेरा लेक्चर वाटर पोल्यूशन को लेकर के, जिसमें विभिन्न कारण मैंने बताए हैं। ये मुख्य कारण है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसको इस लेक्चर में हो सकता है न कवर किया हो। तो ये जान लीजिए कि कहीं भी अगर पानी में कोई भी प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो किसी केमिकल के मिलने से हो या किसी जीव जंतु के मिलने से हो, तो क्या है वो वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट में कोई भी अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे जल प्रदूषण माना जाएगा। ठीक है, तो ये था जल प्रदूषण के बारे में।